to my YouTube channel MK Biology. If you are a medical student and preparing for NEET and AIMS exam, please subscribe to my channel and press the bell icon so that you get my every videos from time to time. Today's lecture we will start with the first chapter of biology called the living world. Let's see what is in this chapter. The living world. Living, what do you mean by living world? Living is an organism which by itself exhibit the property like growth, reproduction, metabolism, cellular structure and consciousness is designated as living organism. जिन भी organism के अंदर ये 5 तरह की प्रॉपर्टी होगी उसी को हम लिविंग कहेंगे. ओके, अगर इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी एब्सेंट होती है तो हम उसे नॉन लिविंग कहेंगे. अब हमारा नेक्स्ट है ग्रोथ, जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. हम देखते हैं ग्रोथ एन इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द साइज और नंबर इज प्रेफर्ड एज ग्रोथ. अगर साइज़ में इंक्रीज़ हो रहा है और नंबर में इंक्रीज़ हो रहा है तो उसे हम ग्रोथ कहेंगे. ठीक है, जो कि इरिवर्सिबल होना चाहिए. इरिवर्सिबल मीन्स एक बार बढ़ गया तो घटना नहीं है. ठीक है, उसे हम ग्रोथ कहेंगे. ग्रोथ दो तरीके से होती है, ड्यू टू एडिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक और एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस. प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? जो लिविंग होते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और जो एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस है वो नॉन लिविंग होते हैं, सेल के बाहर, जैसे सेल वॉल हो गई. ठीक है, ये हमारे एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस होते हैं. सेल दैट बिकम्स पार्ट ऑफ टिश्यू. ठीक है, टिश्यू लेते हैं हम, टिश्यू देखते हैं, वो एक जो हमारी सेल है वो हम टिश्यू के रिगार्डिंग हमारी जो सेल है वो एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास दो टर्म्स आती हैं जिनका नाम है कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म. कैटाबोलिज्म हम तब कहेंगे जब किसी सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होगा, और एनाबोलिज्म हम तब कहेंगे जब किसी सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी. देखते हैं, जो यहाँ पे ये सब्सटेंस है, मान लो ये है प्रोटीन का ब्रेक डाउन हुआ तो फॉर्म हुआ एमिनो एसिड. तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है तो इसे हम कैटाबोलिज्म कहेंगे. अगर यहाँ पे देखते हैं एनाबोलिज्म में, ये एमिनो एसिड हैं, ये बाइंड अप होके प्रोटीन बनाते हैं, तो यहाँ पे कुछ फॉर्म हुआ है तो यहाँ पे हम कहेंगे एनाबोलिज्म. ओके, अगर हमारा जो कैटाबोलिज्म है वो एनाबोलिज्म से ज़्यादा होता है तो हमारी डी ग्रोथ और नेगेटिव ग्रोथ होती है. अगर कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म के इक्वल होता है तो नो ग्रोथ होती है. अगर हमारा कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म से लेस होता है तो हमारी ग्रोथ अकर होती है. ये कंडीशन याद रखना. हमारी ग्रोथ कब होगी? जब कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म से कम होगा. जब कुछ जो ब्रेक डाउन है वो कम होगा और फॉर्मेशन है वो ज़्यादा होगी. ठीक है, तब हमारी ग्रोथ होगी. जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट ग्रोथ होती है. जो पैटर्न्स है ग्रोथ का वो डिफरेंट होता है. इन केस ऑफ प्लांट्स के अंदर ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो, उसके हेल्प से जो प्लांट है वो थ्रू आउट लाइफ ग्रो कर सकता है. इन केस ऑफ एनिमल इट स्टॉप आफ्टर ए सर्टेन एज के बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाती है. इन केस ऑफ एनिमल्स ये सर्टेन एज के बाद स्टॉप हो जाती है. इन यूनिसेलुलर organism growth and reproduction are mutually inclusive events, while in case of animals and humans they are exclusive events. यूनिसेलुलर organisms के अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन का मतलब एक ही मतलब है, ये एक दूसरे से सिनोनिम्स हैं. ओके, ग्रोथ होगी तो रिप्रोडक्शन होगा. मतलब जैसे ये सेल है यूनिसेलुलर, ओके, ये सेल डिवाइड कर देगी दो सेल के अंदर. ठीक है, जब ये सेल डिवाइड करेगी तो ये ग्रो भी तो कर रही है, यही तो एनिमल है. ओके, यही एनिमल है जो अपने दो ऑफस्प्रिंग बना रहा है. यही सेल है जो ग्रो कर रही है, 1 से 2 इसका नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसे हम ग्रोथ कहेंगे. और यही वो अपने ऑफस्प्रिंग बना रहा है तो इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. इसका टर्म है म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट. वाइल इन केस ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस दे आर इन एक्सक्लूसिव. ये ह्यूमंस और एनिमल्स अदर एनिमल्स के केसेस में अलग अलग होते हैं. ग्रोथ से रिप्रोडक्शन का कोई रिलेशन नहीं है, वही दोनों एक अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं. ओके, द सेल डिवीज़न आल्सो हेल्प्स इन रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड
एंड डिजीज सेल बाय सिमिलर वन। सेल डिवीज़न हेल्प करता है ओल्ड और डिजीज सेल को रिप्लेस करने में बाय सिमिलर वन, एक जैसी सेल से। ओके, ग्रोथ इज़ नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ए ग्रोथ इज़ नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स लाइक माउंटेन्स, सैंड ड्यून्स आल्सो शो ग्रोथ। ओके, जो ग्रोथ है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये है जो ओनली लिविंग्स में हो और उसका कोई एक्सेप्शन ना हो। लिविंग में प्रेजेंट है ग्रोथ, ओके, ग्रोथ है लिविंग में प्रेजेंट और उसका एक्सेप्शन नहीं है। ओके, जैसे अब यहाँ पे है हमारा इसने बताया है कि जो ग्रोथ है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, इसका मतलब हुआ ये नॉन लिविंग में ही प्रेजेंट है। जैसे माउंटेन्स में, सैंड ड्यून्स में एयर के थ्रू और सैंड इकट्ठा होगी तो उसका साइज इंक्रीज होगा, जो कि एक्सटर्नल साइज इंक्रीज होता है, उसे हम एक्सटर्नल और एक्सटेंसिंग ग्रोथ कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है द ग्रोथ पैटर्न इन विच देयर इज ए एडिशन ऑफ सेल्स विद इन इट सेल्फ इज कॉल्ड इंटरसेप्शन। ये दो टर्म्स हैं, इंटरसेप्शन और एक्रीशन। इंटरसेप्शन का मतलब है जब ग्रोथ इंटरनली हो, सेल्स के एडिशन से ग्रोथ होती है तो हम उसे इंटरसेप्शन कहते हैं। जब हमारी एक्सटर्नली ग्रोथ होती है, किसी सब्सटेंस के एक्सटर्नली एडिशन से ग्रोथ होती है, एडिशन ऑफ सब्सटेंस एक्सटर्नली इज कॉल्ड एज एक्रीशन, उसे हम एक्रीशन कहते हैं। इंट्रिंसिक ग्रोथ इज फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो है रिप्रोडक्शन। What is reproduction? Reproduction, it is a method of cell perpetuation in which there is a formation of similar new organism by the adult one in order to compensate for the loss caused due to death. Okay, ये रिप्रोडक्शन है, ये एक तरह की प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है उसकी फॉर्मेशन होती है बाय द एडल्ट वन। जो पेरेंट्स हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। क्यों करते हैं? ड्यू टू कंपनसेट फॉर द लॉस कॉज ड्यू टू डेथ, डेथ से जो लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए। ओके, इट में भी सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ये दो तरह की होती हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल और एसेक्सुअल में क्या डिफरेंस है हम देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मोनोपेरेंटल होता है, एक पेरेंटल की हेल्प से, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बायपेरेंटल होता है। ओके, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तो गैमेटोजेनेसिस होती है ना तो सिनगेमी होती है। मतलब गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स और सिनगेमी मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ना तो इसमें एसेक्सुअल में गैमेटोजेनेसिस होती है ना सिनगेमी होती है, बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ विल अकर। ओके, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिलती, जैसे पेरेंट्स हैं वैसे ही ऑफस्प्रिंग हो गए, बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन अकर। जो पेरेंट्स है ऑफस्प्रिंग है जो पेरेंट्स से थोड़े मैच होंगे, हूबहू नहीं हो सकते, कुछ वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। ड्यूरिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए पॉपुलेशन of morphogenically and genetically similar organism would be formed which is called as colon and the individual member is called as ramen. जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है, जो हमारी जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए हैं वो मोर्फोजेनिकली और जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं, उसे हम क्लोन कहते हैं। ओके, बिल्कुल अपने पेरेंट्स से मैच होते हैं, डिफरेंस नहीं होता। और जो इंडिविजुअल मेंबर होता है उसे हम रेमेट कहते हैं। ये दो टर्म ध्यान में रखना। आगे देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अकर बाय बाइनरी फ्यूजन। 5 तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, बाइनरी फ्यूजन, बर्डिंग, स्पोर्स, रिजेनरेशन, फ्रेगमेंटेशन। इनके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनके ये एग्जांपल्स हैं, आप देख लेना। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस टू ईच अदर। या मैं पहले बता चुका हूँ, ये दोनों एक ही टर्म है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ग्रोथ ही को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, रिप्रोडक्शन को ही हम ग्रोथ कहते हैं। रिप्रोडक्शन आल्सो नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ओके, ये हमारी इंपॉर्टेंट एक बात आती है, रिप्रोडक्शन नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बिकॉज रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल।
हमारे जो ह्यूमन्स हैं रिप्रोडक्शन सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ये नहीं है कि हम सर्वाइव नहीं कर सकते, हम सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, बिकॉज देयर ऑर्गेनिजम्स आर लाइक इनफर्टाइल कपल म्यूज वर्कर बी कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ये 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, इनफर्टाइल कपल, म्यूल, वर्कर बी, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अगर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती तो कोई एक्सेप्शन नहीं होता। ओके, थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिज्म, द सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन अकरिंग इन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। जो हमारी बॉडी में जितनी भी एनाबॉलिज्म रिएक्शंस और कैटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है उनका सम अप ही हमारा मेटाबॉलिज्म कहलाता है। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन अकरिंग इन विट्रो इज ए लिविंग रिएक्शन और बायोलॉजिकल रिएक्शन। जब हम किसी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को बाहर हमारी बॉडी से बाहर, किसी बॉडी से बाहर लैब में हम अगर करके देखते हैं तो हमारी वो इन विट्रो कहते हैं, ठीक है। उस रिएक्शन को हम लिविंग रिएक्शन भी कहते हैं और बायोलॉजिकल रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, बट नॉन लिविंग थिंग्स बट नॉट लिविंग थिंग, उसे हम लिविंग थिंग नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उसमें कोई भी सेल यूज़ नहीं होगी। लिविंग सेल यूज़ होती तो हम उसे कहते हैं कि वो लिविंग थिंग है। बट इसमें हमारी जो रिएक्शन है वो इन विट्रो हुई है, मतलब बॉडी से बाहर हुई है। ओके, आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हुई है जो वो इन विट्रो बॉडी के बाहर हुई है, उसे हम लिविंग रिएक्शन तो कह सकते हैं, बट हम उसे लिविंग थिंग नहीं कहेंगे। ओके, यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट करने के लिए एक लाइन है, मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ओके, ये कई बार क्वेश्चन नीट के एग्ज़ाम में पूछ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ओके, ये ध्यान रखना। फोर्थ हमारी प्रॉपर्टी है सेलुलर स्ट्रक्चर। सेलुलर स्ट्रक्चर इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। ओके, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी गिवन बाय शिल्टन, दो साइंटिस्ट थे शिल्टन सिग्बन, उन्होंने सेल थ्योरी दी थी, ईच ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। ओके, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना वो सेल से बने हैं, ठीक है। इसलिए इसका कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकता। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनमें सेल जरूर होगी, इसलिए ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ओके, अगला हमारा ये एक और हमारा है, ये रुडोल्फ विर्को एक साइंटिस्ट था, उसने एक फेमस लाइन दी थी जिसका नाम है ओमनिस सेलुले सेलुला, ओमनिस सेलुले सेलुला। ओके, ये टर्म ध्यान रखना, ये किस साइंटिस्ट ने दी थी? रुडोल्फ विर्को ने दी थी, जिसका मीनिंग है सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसे हम सेल ऑफ लाइनेज भी कहते हैं। ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी है जो उसका नाम है कॉन्शियसनेस। इट इज़ अ मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड, मोस्ट ऑब्वियस कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है, विच प्रॉपर्टी इज मोस्ट ऑब्वियस और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी, वो हमारी कॉन्शियसनेस। ओके, इट इन्वॉल्व रिस्पॉन्ड टू चेंज। कॉन्शियसनेस का मीनिंग है जो हमारे एनवायरनमेंट है, हमारा एनवायरनमेंट उसमें जो चेंज होता है उसमें उसको रिस्पॉन्ड करना। अगर चेंज हुआ है तो हमारी बॉडी कुछ रिस्पॉन्ड करेगी, उसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें होता है, ठीक है। विच इज़ कॉल्ड सेंसिटिव, जो रिस्पॉन्ड होता है ना, जो हम रिस्पॉन्ड देते हैं, हमारी जो बॉडी रिस्पॉन्ड देती है उसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं। और जो चेंज होता है, ठीक है, एनवायरनमेंट में, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। ओके, स्टिमुलस में भी फिजिकल स्टिमुलस हो सकता है, जैसे आई टेम्परेचर चेंज हुआ, जैसे हम लो टेम्परेचर में हैं, ठीक है, एसी कमरे में, एसी के अंदर बैठे हैं, हम बाहर जाते हैं, ज़्यादा गर्मी होती है तो वो एक आई टेम्परेचर एक स्टिमुलस हो गया। ओके, हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, हाँ भाई गर्मी लग रही है हमें, ठीक है। सेकंड है केमिकल, एसिड एल्कली, ठीक है, एसिड एल्कली। थर्ड है हमारा बायोलॉजिकल पैथोजन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सर्टेन प्लांट्स लाइक रेडिस, सोयाबीन, एनिमल्स लाइक डॉग, sheep, goat, horse reproduce and breed only during a specific season। ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये ओनली एक स्पेसिफिक सीजन है, जैसे मान लो सर्दी गर्मी जो भी है, ये एक कोई स्पेसिफिक सीजन में ही रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, उसे हम कहेंगे सीजनल ब्रीडर्स। ओके, ये इनके एग्जांपल्स याद रखना। ओके, ह्यूमंस हैव ए एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस, यस,
ये और नई टर्म है जिसको हमें ध्यान में रखना है। ह्यूमंस के अंदर ये एक एडिशनल प्रॉपर्टी है जो कि किसी में नहीं होती, ओनली ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होती है, वो है सेल्फ कॉन्शियसनेस। दे कैन रिलीज देयर माइंड टू वेरियस चेंज, दे कैन रिलेट देयर माइंड टू वेरियस चेंज अकरिंग इन द एनवायरनमेंट। ओके, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहा है उसको अपने माइंड से रिलेट कर सकता है, कैसे हो रहा है जो भी है, ये सेल्फ कॉन्शियसनेस कहलाता है। all living phenomena are due to underlying interaction. All living phenomena are due to underlying interaction. For example, a property of tissue is not present in the constituent cell. इसका मतलब समझते हैं, all living phenomena are due to underlying interaction का क्या मतलब है। जैसे जो टिश्यू की प्रॉपर्टी है, जो काम टिश्यू कर सकता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट से जो ओनली एक सेल है वो नहीं कर सकती ना, ठीक है। इसलिए बट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन, बट जो सेल है कब कर सकती है, जब ये सेल, एक सेल, दो सेल, तीन सेल आपस में इंटरेक्ट करेंगी, तब वो प्रॉपर्टी, टिश्यू की प्रॉपर्टी है वो उसके अंदर बिल्ड होती है। ओके, सिमिलरली क्या होता है, जो प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनल्स है ना, ऑर्गेन जो सेल्स के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, इज़ नॉट प्रेजेंट इन द मोलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट। जो मोलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर वो ऑर्गेनल्स की प्रॉपर्टी नहीं होती, बट जब वो उनका इंट्रैक्शन होता है ना, इंट्रैक्शन हो गए, जब जो मोलिकुलर, जितने भी मोलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट है, जब वे आपस में मिलते हैं तब जो ये ऑर्गेनल की प्रॉपर्टी को शो करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, ए पर्सन इज इन कोमा इज नाइदर लिविंग नॉर डेड, इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। इफ द कॉन्शियसनेस इज रिटेन ही वुड अगेन स्टार्ट एज लिविंग, एंड इफ नोट ही इट इज़ नॉट गुड एज डेड और ब्रेन डेड। ओके, इसका कहने का क्या मतलब है, अगर कोई पर्सन है वो कोमा में है, वो ना तो हम उसे लिविंग कह सकते, ना ही हमें डेड कह सकते, ना वो जिंदा है ना वो मरा हुआ है। ओके, वो डिपेंड क्या करता है, उसकी कॉन्शियसनेस की स्टेट पर डिपेंड करता है। ओके, कॉन्शियसनेस मतलब वो रिस्पॉन्ड कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अगर वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, कुछ थोड़ा बहुत कुछ उसमें हरकत हो रही है, तो हम उसे कहेंगे लिविंग। ओके, अगर उसमें कुछ भी कॉन्शियसनेस स्टेट, कुछ भी स्टेट कॉन्शियसनेस नहीं है, तो वो एक डेड है, वो डेड, उसे हम ब्रेन डेड कह देंगे। चार गुड एज डेड, ये दो टर्म है, गुड एज डेड और ब्रेन डेड। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है, होम्योस्टेसिस द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन द स्टेट ऑफ इंटरनल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। मतलब कि बॉडी की एबिलिटी है, बॉडी हमारी जैसे बॉडी है वो अपने इंटरनल टेम्परेचर को, जो इंटरनल टेम्परेचर है और बाहर का टेम्परेचर है, वो अपनी बॉडी मैनेज कर लेती है। ठीक है, एबिलिटी है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, जो हमारा जो बाहर का टेम्परेचर और इंटरनल टेम्परेचर है उसमें इक्विलिब्रियम सेट करती है, इंटरनल इक्विलिब्रियम करती है, उसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। ओके, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है। एक्लेमेटाइजेशन आपने अभी सुनी होगी। द एडेप्टेशन ऑफ प्लांट व्हेन दे इंट्रोड्यूस इन ए, ठीक है, जब भी कोई एक प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे जैसे हम मान लो हमारी एक उसकी एक स्पेसिफिक लोकेशन है, उसको हम कहीं दूसरी लोकेशन में अगर हम उसको ग्रो करवाते हैं, तो जो अडेप्ट करते हैं ना, जो वहाँ की जो कंडीशन को अडेप्ट करता है, उसको हम एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, दस लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड इंटरेक्टिंग यूनिट कैपेबल ऑफ शोइंग कॉन्शियसनेस। ठीक है, ओके, जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कॉन्शियसनेस शो कर सकते हैं रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। Every single day